ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, डेट इज पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये पार्ट खास इसलिए है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है पार्ट 22 इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 22 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 से शुरू होकर पार्ट 22 तक। तो आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 22 विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट है क्योंकि एंडिंग है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली आज तक इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, लेकिन ऐसी फील्ड जहां से क्वेश्चन कम पूछे गए वहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन अ नटशेल, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है और क्या जस्ट है, तो जो कि प्रीलिम्स या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 22 के हेडिंग की। पार्ट 22 के अंदर 3 आर्टिकल हैं। ठीक है, 393, 394, 395। तो पार्ट 22 इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 आर्टिकल्स। पार्ट 22 की अगर मैं हेडिंग की बात करूं, ठीक है, जो आप तो डेट इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील। तो बेसिकली इस पार्ट में अगर मैं समरी बात करूं तो इस पार्ट में आपको क्या क्या बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कब से शुरू होगा वो डेट दी हुई है। इसके अलावा हिंदी को अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो आर्टिकल पुराने थे, कुछ जो एक्ट पुराने थे, उनको रिपील किया गया। तो एक तरह से परफेक्ट एंडिंग की कोशिश की गई है बाय दिस पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, क्योंकि हर एक पार्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स हैं। तो इस पार्ट के अंदर टोटल 3 आर्टिकल्स हैं जो कि इंसर्ट किए गए, 393, 394 एंड 395। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक आर्टिकल 394A जो था डेट वाज इंसर्टेड बाय 58th अमेंडमेंट 1987। 1987 में 58th अमेंडमेंट से एक आर्टिकल और इंसर्ट किया गया था 394A विच वाज स्पेशली फॉर अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी। तो ये आपके आर्टिकल है 393, जिसमें मैं कहूंगा शॉर्ट टाइटल हेडिंग है इसकी। ठीक है, अभी इसे डिस्कस करेंगे एक बार हम लोग। 394 में कमेंसमेंट, 394A अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड 395 इज रिपील। तो आपको हर एक आर्टिकल का ये आइडिया होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल में समरी में क्या क्या वो है, मतलब कौन सा आर्टिकल क्या चीज दे रहा है हमारे को, हमें उससे क्या इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो देखो 393 जो है डेट इज शॉर्ट टाइटल। इसमें बेसिकली खाली ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मली नाम डिक्लेयर किया गया है विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह दे कुछ, तो फॉर्मली जो मेकर्स थे उन्होंने एक नाम दिया गया 393 में विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 394 इज वेरी इंपॉर्टेंट विच गिव यू कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कब से आएगा। देखो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, बहुत टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो 1949 में जब आपका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ था, उसके बाद ये डेट्स जो है वो दी गई कि कब से क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका इफेक्ट में आएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते होंगे, मोस्टली आपको पता होगा 26 जनवरी 1950, ये डेट जो कि हम लोग रिपब्लिक डे के हिसाब से बनाते हैं, सब लोग जानते हैं रिपब्लिक डे। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था डेट केम इनटू फोर्स इन 1950। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट, ठीक है, वो 2 डेट्स में हुआ था, जिसमें से कुछ आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 विच वाज डेट ऑफ अडॉप्शन, उस समय फोर्स में आ गए थे। और बचे हुए आर्टिकल जो थे वो सारे के सारे 26 जनवरी 1950 में आए थे। वो कौन से आर्टिकल थे, क्या थे, डेट आई विल डिस्कस इन डिटेल सेक्शन। लेकिन अभी के लिए इन समरी 26 नवंबर 1949 was the date of adoption of Indian Constitution, जिसमें कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स came into force and rest of the constitution, बचा हुआ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन came into force on 26 जनवरी 1950 which is Republic Day। और अगर ये डेट क्यों चूज की गई है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप ठहरो, अभी हम लोग डिटेल सेक्शन में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर डेट 26 जनवरी 1985 क्यों चुनी गई। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, नहीं पता तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 394A।
394A इज अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है। इसमें दिस वाज इंसर्टेड बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, इस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। इसमें यह कहा गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो वो इंग्लिश में बनाया गया था, ठीक है। अब उस समय यह बोला गया कि इंग्लिश के अलावा प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंडर हिज अथॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी ट्रांसलेशन भी होगी, और जो हिंदी ट्रांसलेशन होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मतलब इट इज ऑल्सो हैव लीगल स्टेटस, मतलब उसके जितने भी आप अगर आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं, जैसे जितने भी आर्टिकल्स होंगे या जितनी भी क्या कहते हैं जो ट्रांसलेशन की गई होगी, डेट विल ऑल्सो हैव द सेम लीगल इफेक्ट जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। तो लास्ट है 395। 395 में ये कहा गया कि जो पुराने एक्ट जो कि अभी तक इंडिया को गवर्न कर रहे थे, क्योंकि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस हो गई थी, लेकिन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था तो कुछ एक्ट ऐसे थे जो कि इंडिया को गवर्न कर रहे थे, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोविजनल एक्ट जो थे, तो उनको रिपील किया गया। इसमें मेन दो एक्ट जो रिपील किए गए जो कि इंडिया को गवर्न कर रहे थे, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये दो एक्ट ऐसे थे जिनको रिपील किया गया बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के। तो दीज वर द आर्टिकल्स जिसे मैंने नटशेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल्स इन डिटेल। तो हम लोग एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 393। तो जैसा मैंने बताया आर्टिकल 393 को हम लोग कह सकते हैं नामकरण कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है that will be known as the Constitution of India. Official name of Constitution is the Constitution of India. This is the official Constitution name, जो कि राहुल गांधी आज की डेट में हाथ में लेके घूमते भी रहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 जो है, देखो आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया को नेम करता है, हमारी कंट्री को नाम देता है, और आर्टिकल 393 वो कॉन्स्टिट्यूशन को नाम देता है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 394। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसकी डेट ऑफ अडॉप्शन और डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये दो अलग अलग डेट है। दो डेट जो मायने रखती है वो है 26 नवंबर 1949 एंड दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो डेट्स में इफेक्ट में आया, दो स्टेजेस में इफेक्टिव हुआ। इमीडिएट इफेक्ट 26 नवंबर 1949 विच इज डेट ऑफ अडॉप्शन। इसमें कुछ आर्टिकल हमने एक्सेप्ट किया, उस समय उन आर्टिकल को स्टार्ट किया गया, वो क्यों किया गया वो भी आप समझोगे, ठीक है। और बचे हुए जो आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को जो वो लिए गए। दो डेट्स जो थी वो चूज की गई थी फॉर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को इसमें आए थे, प्रोविजन में आए थे। देखो सबसे पहला था आर्टिकल 5। अगर आर्टिकल 5 आपको ध्यान हो तो डेट इज कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप, कौन इंडिया का सिटीजन होगा। तो इसके लिए आपने अगर सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें होती थी जो कि डिसाइड हुई थी कि कौन सी डेट के पहले कौन से माइग्रेंट हो गए तो वो सिटीजन इंडिया के होंगे, कौन पाकिस्तान चला गया तो नहीं होगा, बहुत सारे प्रोविजन थे। तो वो आर्टिकल 5 से लेके 9 दीज ऑल वर द आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप, जो कि अगर आप देखोगे तो पूरा एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर ये आर्टिकल पूरे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये जो थे 26 नवंबर 1949 को दे केम इनटू इफेक्ट, क्योंकि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कौन इंडियन सिटीजनशिप लेंगे नहीं लेंगे वो चीज डिसाइड करना बहुत जरूरी था। दैट इज आर्टिकल 5 to 9। नेक्स्ट वाज आर्टिकल 60 विच वाज रिलेटेड टू ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 324, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया था तो वो जो आर्टिकल था दैट आल्सो केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949, जिससे कि रिपब्लिक डे से पहले कोशिश की गई थी कि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, नई गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 366 which is definition of important constitutional term, pretty obvious। 367 interpretation of constitution। 379 380 388 कुछ प्रोविजनल पार्लियामेंट कैसे बननी है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये सारे थे। 391 और 392 gave the president to power to adopt and laws and remove difficulties। and last but not the least जो आर्टिकल आप अभी पढ़ रहे हो 393 and 394, ठीक है। तो दीज वर द आर्टिकल जिसमें आपको ये याद होना चाहिए। देखो सिटीजनशिप के जितने आर्टिकल थे दे केम इनटू इफेक्ट, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तो सब जनरल है, तो प्रीलिम्स में अगर पूछा जा सकता है तो ये सारे आर्टिकल पूछे जा सकते हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये डेट्स, ठीक है, आपको ये पता है रिपब्लिक डे इज ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डेट स्पेसिफिकली चूज इसलिए की गई थी क्योंकि 1930 में जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो भी इसी डेट को दी गई थी, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए सेम डेट 26 जनवरी 1950 20 साल बाद इंडिया का रिपब्लिक डे की तरह चुना गया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज ये भी था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है, आप वो लोग हमारे फ्रेमर्स जब फ्रेम कर रहे थे तो ये कोशिश की गई कि एक कॉन्टिन्यूएशन में जो है उसको फ्रेम किया जाए। करंट स्टेटस लाइक आर्टिकल 393, 394, ये जितने आर्टिकल हैं दीज ऑल हैव बीन इंप्लीमेंटेड। मतलब देखो कई आर्टिकल आपने जो पढ़े जो कि हमारा कोर्ट इंटरप्रेट करता है, जिसके बेसिस पे लॉज बनते हैं, लेकिन इस सेक्शन के जितने आर्टिकल्स हैं, जिस पार्ट के जितने आर्टिकल्स हैं, 393 कह लो, 394 कह लो, 395 कह लो, ये सारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। बस ये एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए। आज की डेट में इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन हाँ जब भी ये हिस्टोरिकली रखे गए। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 394A। जैसा मैंने बताया थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं था, इस आर्टिकल को 58th अमेंडमेंट 1987 के साथ ऐड किया गया। इसमें बेसिकली कोशिश ये कही गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है इसमें क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला मेन फीचर क्या था, हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में जो ट्रांसलेट किया जाएगा डेट विल बी द, तो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द ऑफिशियल एंड ऑथोरिटेटिव वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको एक चीज समझनी है, देखो हमारी हिंदी जो है that is official language of India but not national language of India. This is very important। जो हिंदी है हमारी गवर्नमेंट ने उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं गवर्नमेंट में, या हिंदी दिवस बनाया जाता है, हिंदी को इंपॉर्टेंस देने के लिए प्रमोट किया जाता है, तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ड्यू टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया को हिंदी को नेशनल लैंग्वेज इंडिया की डिक्लेयर नहीं किया गया। इसके अलावा तो पहला पॉइंट मेन फीचर था कि जो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन है डेट विल बी द अथॉरिटी, उसकी लीगल वैल्यू होगी। सेकंड, प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि हिंदी ट्रांसलेशन को पब्लिश किया जाएगा, प्रेसिडेंट को ये पावर थी। इसके अलावा ये खाली इन आर्टिकल के लिए ये भी कहा गया जितने भी आगे अमेंडमेंट होंगे, ठीक है, एंड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और जिसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उन सबको जब भी होगा, तो अब आप देखोगे कोई भी अगर एक्ट निकलते हैं, कोई भी क्या कहते हैं आपका अमेंडमेंट होता है, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया अमेंडमेंट और जितने आर्टिकल है उन सबको हिंदी में भी पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई हिंदी का, अब आप मान लीजिए हिंदी ट्रांसलेशन हुई, ठीक है, तो हिंदी ट्रांसलेशन में सेम लीगल, हिंदी ट्रांसलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के, इट विल हैव द सेम लीगल वेट एंड स्टेटस एज ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट। दूसरी चीज, अगर कोई एम्बिग्युइटी आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो हम लोग ये कहते हैं कि नहीं इंग्लिश का मीनिंग तो ये है लेकिन हिंदी में कुछ और है, ऐसे कर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ कह लो कंट्रोवर्सी होती है, तो प्रेसिडेंट की पावर होगी उसे वापस रिवाइज कराने की। तो इसमें फुल एंड फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दी गई थी। इसके अलावा ये जरूरत क्यों पड़ी, अब बात समझने की देखो ये भी है, ये जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 जो है वो हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी डिक्लेयर करता है। तो 1987 तक, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी थी, लेकिन आयरनी ये थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी टेक्स्ट इंग्लिश था। तो अगर मान लीजिए किसी को हिंदी में इंटरप्रेट करना है, या अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट करना है, तो उसके बहुत सारे ना डिफरेंट वर्जन होते थे, कभी कोई कुछ इंटरप्रेट कर लेगा इंग्लिश को हिंदी में, कभी कुछ और। तो इन्हीं सब एम्बिग्युइटी को हटाने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम अथॉरिटी टेक्स्ट के साथ पब्लिश किया जाए, जिससे हिंदी वर्जन जो है वो बहुत एक्सेसिबल हो और लोगों को हर एक को अलग अलग ट्रांसलेशन करने की जगह ऑफिशियल ट्रांसलेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट, विच इज आर्टिकल 395। आर्टिकल 395 ने क्या किया, जितने भी पुराने आपके क्लॉज थे, ठीक है, उन सबको इन्होंने रिपील कर दिया। तो इट रिपील्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो याद रखिएगा दो मेन एक्ट जो कि रिपील किए गए बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली एक एक्ट को एक्सक्लूड किया विच वाज अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे ना तो ये साफ साफ लिखा गया है कि ये दो एक्ट रिपील किए जा रहे हैं एक्सेप्ट अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949। तब क्यों नहीं किया गया रिपील, कोई तो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब ये समझिए, देखो क्या था अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट, क्या था ये, क्या था ये पास किया गया था डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, मतलब जो लेजिस्लेचर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था, डेट वाज डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में आने से पहले उस लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया ने ये एक्ट पास किया था। इस एक्ट का पर्पस क्या था ये समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे कि इसको अबॉलिश क्यों नहीं किया। होता क्या था कि इंडियन कोर्ट्स की जो अपील होती थी ना, वो एक लंदन का कोर्ट था, आप कह लो लंदन का सुप्रीम कोर्ट, प्राइवी काउंसिल, जहां पे की जाती थी। अगर इंडियन कोर्ट्स को आप डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर ये एक्ट जब आया था, उससे पहले वो जो अपील थी वो प्राइवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। ठीक है, अब उस जुरिस्डिक्शन को ट्रांसफर किया गया टू फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, कि ये बोला गया कि अब कोई भी अपील जो है वो लंदन तक नहीं जाएगी, यहीं पे जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया दैट विल बी द टॉप मोस्ट कोर्ट टू एंटरटेन अपील, जिसको बाद में नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिया गया। तो ऑब्वियसली देखो ये जब बोल दिया गया कि अब इंडियन कोर्ट्स का हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें अपील जाएगी, दैट इज वाई इस एक्ट को हमने रिपील नहीं किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने ये स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड किया कि ये जो चीज है ये तो आगे भी चलेगी, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें क्या कहते हैं आपकी अपील्स जाएंगी। दैट इज वाई इस ट्रांजिशन के टाइम पे इस लॉ को अबॉलिश करना या रिपील करना जरूरी नहीं समझा गया। तो दीज वर द आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 22। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो, अच्छे से सुना हो, क्योंकि अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेंड। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करते हैं सैंपल क्वेश्चन की। तो बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कौन सा आर्टिकल है जिसने शॉर्ट टाइटल दिया, 393। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 394, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 394 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। Certain provisions such as Article 5 to 9 and 324 commenced earlier than rest. 26 January 1950 was chosen as the date of full commencement of Constitution. तो कहते हैं which of the constituent statement are correct? तो obviously पहला गलत है क्योंकि दो डेट्स है। दूसरा सही है क्योंकि ये आर्टिकल और ये आर्टिकल जो थे वो पहले आ गए थे। एंड ये वाला डेट भी सही है क्योंकि इट वाज द डेट ऑफ फुल कमेंसमेंट। लाहौर रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज के लिए ही था, तो इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे, तो ये वाला जो है ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी 2 and 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द आर्टिकल विथ इट्स सब्जेक्ट? कौन सा आर्टिकल और कौन सा उसका सब्जेक्ट करेक्ट है? 393 कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 394 रिपील ऑफ ब्रिटिश गैट, गलत है, 395 है। 394A अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, सही बात है। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका 394 है तो ये भी गलत है। 395 शॉर्ट टाइटल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, विच इज 393। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 393। 393 के बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड द शॉर्ट टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोविनियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, नहीं जी, ये किसने किया था? ये तुम्हारे प्रेमबल ने किया है। ठीक है, तो ये गलत है। इट इज प्लेस्ड इन पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा फोर्थ का आंसर हुआ बी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949? कौन कौन से प्रोविजन? 20 सिटीजनशिप, जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल आया था। आर्टिकल 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ जी आई थी। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल आया था। फंडामेंटल राइट नहीं आया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1, 2 and 3 ओनली। सो दीज आर सैंपल 5 क्वेश्चन देखो हैं। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं किए क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, लेकिन सारे के सारे इस ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करना जरूर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो
और आपको ये नोट्स अच्छे लगे और आप इसे फ्यूचर में रिवाइज करना चाहते हो या आप कंप्लीट रिवीजन चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर में जाके बोधगंगा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके, आप लेक्चर के नीचे जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उससे नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस ये लेक्चर तीनों का एक्सेस ले सकते हो। लेक्चर का एक्सेस तो यहाँ पे भी है। बेसिकली अगर आपको नोट्स या क्वेश्चन बैंक इनमें से कुछ भी रिवाइज करना है या आगे प्रैक्टिस के लिए, आप उससे खरीद सकते हो बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस में। मेरा पर्पज यही है कि आप इसे प्रॉपरली एक एक चैप्टर को तैयार करो, जिससे आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर फॉलो करने हैं, लेक्चर सीरीज, पॉलिटी सीरीज फॉलो करनी है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर कैसा लगा उसका कमेंट नीचे जरूर छोड़ें। ओके, बाय, टेक केयर।